हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। और आज हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कॉची-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। कॉची-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, जिनको हम शॉर्ट में सीआर इक्वेशन भी कहते हैं। और आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और आज का लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार और मैं आपको इस यूनिट के सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे AKTU के सिलेबस में है। तो ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो कि हम लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये टॉपिक हमारा लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको भी मैं लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर चुका हूं। एकदम बेसिक टॉपिक है ये हमारे, जिनको हमने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया था। इनका जो कॉन्सेप्ट है हम इस पूरी यूनिट के अंदर यूज करेंगे, इसलिए लेक्चर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनालिटिक फंक्शन, जिसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। एनालिटिक फंक्शन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। उसके बाद कॉची-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि हम कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे आज कॉची-रीमान इक्वेशन की। पोलर फॉर्म भी है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे मेथड टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन, यानी कि एनालिटिक फंक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमारा टॉपिक होगा आगे। उसके बाद मिलने थॉम्सन मेथड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जहां से जनरली हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं, है ना। उसके बाद कन्फॉर्मल मैपिंग, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये हमारी यूनिट नंबर 4 का कंप्लीट सिलेबस है। बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी यूनिट है, आसान यूनिट है, जिसमें आप बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की। देखिए, अगर हम कंपेयर करें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से, तो यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 आपको आसान लगेगी। बस आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना है, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, हमारा जो गेटवे क्लासेस का ऐप है, उस ऐप पर सभी कोर्सेज, बीटेक सेकंड सेम के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि मैथ सेकंड, जिसका इंडिविजुअल प्राइस यहां पर लिखे हुए हैं, मैथ सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, पीपीएस एंड एफएमई, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट एक साथ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कॉम्बो पैक भी है, जिसका प्राइस यहां पर लिखा हुआ है। इन वीडियो लेक्चर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले देखिए बात करते हैं। वीडियो लेक्चर्स तो होंगे ही, उनके पीडीएफ नोट्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो ये सब इस सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर की। तो सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। देखिए, पढ़ना तो हमें एनालिटिक फंक्शन और सीआर इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस यूनिट में यूज करेंगे और बहुत जगह पर ये यूज होगा। इसलिए एक बार और मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं कि क्या होती है डिफरेंशियबिलिटी। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 3 चीजें पढ़ाई थी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप लोग क्लास 11th और 12th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर जो आपने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा था वो रियल वेरिएबल के लिए था, और यहां जो हम पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है जो 11th 12th का है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर वेरिएशन है, और ये वेरिएशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। जैसे लिमिट है, यहां पर जब हम लिमिट को फाइंड करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या कि नहीं कर रही है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब हमारे पास जो लिमिट है वो सभी पाथ से क्या आ जाए, सेम आ जाए। मतलब आपको अगर आपको जेड से जेड नॉट को अप्रोच करना है, तो जेड और जेड नॉट के बीच में जितने भी पाथ होंगे, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, सभी पाथ के अलावा अगर लिमिट सेम आती है तो हम कहेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। जबकि क्लास 12th में जो हम लिमिट पढ़ते थे, वहां पर लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी? जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती थी। तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदला था लिमिट का, लेकिन बहुत आसान है। लास्ट लेक्चर में मैं डिटेल में आपको करा चुका हूं।
ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब सभी पाथ के अलोंग लिमिट सेम हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। कॉन्टिन्यूटी में क्या था, देखिए कॉन्टिन्यूटी में भी सब कुछ सेम था, अगर सभी पाथ के अलोंग लिमिट सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो अगर वो लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा गिवन पॉइंट पर। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा गिवन पॉइंट पर। और उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है, जैसे हम 12th में पढ़ते थे कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन यहां पर तरीका अलग है। यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन हम यहां पर लिमिट फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा है, लेट एफ जेड बी ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। तो देखो इसको हम डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, जरा ध्यान दीजिए, इसको हम डिफरेंशिएबल तब कहेंगे, ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला एज इट इज वैसा ही है जैसा हमने क्लास 12 में पढ़ा था, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव का, है ना। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, पहली चीज हम क्या चेक करेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तरीका फिर से वही है, इस लिमिट को हम अलग अलग पाथ के अलोंग कैलकुलेट करेंगे। कौन से पाथ, देखिए इनफाइनाइट पाथ होते हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में केवल 5 पाथ बताए थे जिनके अलोंग आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है, और 5 में भी हम केवल 2 या 3 पाथ के अलोंग कैलकुलेट करते हैं। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक बार लास्ट लेक्चर देख लेंगे। तो हमें क्या करना है, ये लिमिट को कैलकुलेट करना है। अगर ये लिमिट सभी पाथ के अलोंग सेम आती है तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, सभी पाथ के अलोंग सेम आ रही है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ में आ गई, ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और ऐसी डिफरेंशिएबिलिटी को अगर हमें किसी पॉइंट पर चेक करना हो तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर हम पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट इक्वल टू एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट और जेड माइनस जेड नॉट। नीचे वाला ही फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में यूज किया था, है ना। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में यूज किया था, इसको भी यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है एनालिटिक फंक्शन से। एनालिटिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है ध्यान से। देखिए अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हमारा कोई फंक्शन है, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू सेम आती है लिमिट के बराबर, तब हमारा वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी के बाद नेक्स्ट हमारा आता है एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिसिटी, है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो 100% डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो 100% डिफरेंशिएबल होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका यही है कि ऑल एनालिटिक फंक्शन आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है। क्यों? क्योंकि सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन एनालिटिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इस बात को समझते हैं। देखिए क्या कहा डेफिनेशन में, ए फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है, इज सेड टू बी एनालिटिक। देखिए इसको एनालिटिक कब कहेंगे, एट ए पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट, यानी कि z इक्वल टू जेड नॉट पे कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब कहलाएगा, आगे लिखा है। इफ इट इज सिंगल वैल्यू, अगर ये फंक्शन सिंगल वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू मतलब इस फंक्शन की एक ही वैल्यू आए, यूनिक वैल्यू हो, और आगे देखो एंड डिफरेंशिएबल, और ये डिफरेंशिएबल हो, नॉट ओनली एट जेड नॉट, केवल जेड नॉट पे ही नहीं। अब देखो यही बस इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पर। भाई जो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो भी सिंगल वैल्यू होता है, वो भी डिफरेंशिएबल होता है जेड नॉट पे। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, देखो लिखा है नॉट ओनली एट जेड नॉट, केवल जेड नॉट पे ही डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, बट एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, यानी कि जेड नॉट के आसपास के जितने भी पॉइंट है उसके नेबरहुड, नेबरहुड मतलब आसपास के पॉइंट, तो जितने भी उसके आसपास के पॉइंट है उन सभी पॉइंट पर भी आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज मेरा ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट मेरा Z0 है, ये पॉइंट क्या है मेरा Z0। तो अगर मेरा फंक्शन केवल Z0 पे डिफरेंशिएबल है तो मैं उसको एनालिटिक नहीं कह सकता। इसको एनालिटिक कब कहा जाएगा? अगर ये फंक्शन इसके आसपास आने वाले जितने भी पॉइंट है, अगर उन सभी पॉइंट पर भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ रही ना? आने इसके आसपास में जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट पर भी क्या है, डिफरेंशिएबल है, तभी हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक है। आसपास के पॉइंट में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब कहलाता है। अब देखो, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन Z0 पे भी डिफरेंशिएबल है और आसपास में भी डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, डिफरेंशिएबल है। तो ऑल एनालिटिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। और यहां पर वही 2 पॉइंट मैंने नीचे लिखे हैं, जरा ध्यान दीजिए क्या है। एनालिटिक फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। क्लियर हो गया होगा कि एनालिटिक फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं और कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, क्योंकि जब डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं है कि सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन एनालिटिक होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। और ये हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स 1 में, जब हमने पढ़ा था वहां पर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता था उस पॉइंट को क्या कहते थे? सिंगुलर पॉइंट कहते थे। तो ये तो हुआ व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या है। ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है गिवन पॉइंट पर और उसके आसपास सभी पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है, ऐसे फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, और यहां पर 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करेंगे आगे चल के। देखिए क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fxy, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fxy। तो ये जो फॉर्मूले हैं, आपको ये फॉर्मूले, आप ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, ये डिफरेंशिएबिलिटी के ही फॉर्मूले। देखिए कैसे, लेकिन ये फॉर्मूले बस 2 वेरिएबल के लिए। आपने ये फॉर्मूले क्लास 12th में भी पढ़े थे। देखो कैसे, क्लास 12th में आपने पढ़ा था डी, हाँ यहां पर हमारे पास था df अपॉन dx, इस तरह से आपने क्लास 12th में पढ़ा था df अपॉन dx, जिसमें फॉर्मूला होता था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx और अपॉन में h। ये फॉर्मूला आप क्लास 12th में पढ़ते थे, जहां पर आप निकालते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन ये सिंगल वेरिएबल के लिए हमने इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया 2 वेरिएबल के लिए। तो 2 वेरिएबल जब हो जाएंगे तो क्या होगा, x प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच, एफ एक्स प्लस वाई प्लस के और माइनस एफ एक्स वाई अपॉन के। तो ये फॉर्मूला 2 वेरिएबल के लिए हो गया। और आप जानते हैं जब फंक्शन 2 वेरिएबल का हो तो वहां पर जो डिफरेंशिएशन होता है वो पार्शियल होता है, ना कि ऑर्डिनरी। तो इसलिए यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है यहां पर? पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इनका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको इन दोनों को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। और एक चीज और, यहां पर जब हम इनको यूज करेंगे तो वहां पर h नहीं आएगा, वहां पर h की जगह डेल x आएगा और k की जगह डेल y आएगा। मतलब जहां h दिखाई दे रहा है वहां डेल x आ जाएगा और जहां k दिखाई दे रहा है वहां डेल y आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और यहां पर अब हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज CR इक्वेशन और कॉची-रीमान इक्वेशन। इनको हमें प्रूफ भी करना है। देखिए कॉची-रीमान इक्वेशन में यहां पर हम 2 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर fz टू बी एनालिटिक। हमारा जो ये fz फंक्शन है ये एनालिटिक होगा, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। देखिए नेसेसरी का मतलब समझिए क्या होता है। नेसेसरी कंडीशन मतलब, नेसेसरी कंडीशन हम ऐसी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं जो एनालिटिक फंक्शन हो। अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होंगी, लेकिन ये नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। यानी कि हम इन कंडीशन के बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक है। हाँ, लेकिन अगर फंक्शन एनालिटिक हुआ तो ये कंडीशन 100% सेटिस्फाई होंगी। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप ये नहीं कह सकते कि गिवन फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, तो देखिए गिवन फंक्शन एनालिटिक कब होगा ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन की। तो हमें 2 चीज पढ़नी है, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर fz टू बी एनालिटिक, यानी कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक हो, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। बात समझ में आ रही? और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक हो, इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है। तो पहले नेसेसरी की बात कर लेते हैं। देखिए द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन fz u इक्वल टू iv, ये देखिए हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है।
भाई हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो इस तरह से लिखते हैं u प्लस आई वी, यहां पर u और v x और y के फंक्शन होते हैं। टू बी एनालिटिक, ये फंक्शन एनालिटिक होगा एट एल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट्स इन अ रीजन आर, सभी पॉइंट पर रीजन आर में। कब होगा, ध्यान दीजिए, ये फंक्शन एनालिटिक होगा कब होगा, यहां पर देखो, अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये हमारी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ध्यान देना ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं। और ये जो दोनों की दोनों इक्वेशन है, इन इक्वेशन का नाम होता है कॉची रीमान इक्वेशन और सीआर इक्वेशन, प्रोवाइडेड ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये इक्वल हुए तो ये एग्जिस्ट करेंगे तभी इक्वल होंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ये सारे डेरिवेटिव क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे तभी ये इक्वल हो पाएंगे। तो ये हमारी सीआर इक्वेशन होती है। अब यहां पर मैं आपको इनका प्रूफ कराऊंगा। हालांकि सीआर इक्वेशन का प्रूफ एग्जामिनेशन पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत एक दो बार पूछा भी गया। लेकिन डेरिवेशन हम इसलिए करेंगे इसका क्योंकि देखिए एक तो पूछा जा सकता है, दूसरी चीज अगर नहीं भी पूछा जाता है तो इस डेरिवेशन के अंदर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें से हमें एक दो फॉर्मूले भी मिलेंगे जिनका हम यूज करेंगे, बीच में वो फॉर्मूले आएंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए कैसे इसका प्रूफ करेंगे। हमें ये कॉची रीमान इक्वेशन का प्रूफ करना है। ध्यान देना क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको हम ले लेते हैं, लेट एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। हम ये मान के चलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है, इज एन एनालिटिक फंक्शन। क्योंकि अगर ये फंक्शन एनालिटिक हुआ तो सीआर इक्वेशन 100% सेटिस्फाई होंगी, है ना। तो हमने क्या मान लिया कि लेट u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये हमारा एक एनालिटिक फंक्शन है। अब अगर ये एनालिटिक फंक्शन है, थोड़ा सा इसको और सही करके लिखते हैं। जैसा मैंने बताया आपको u और v जो होते हैं वो x और y के फंक्शन होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ux, y, क्यों, क्योंकि u x y का फंक्शन है, प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई। तो u और v हमारे x और y के फंक्शन है। क्यों है x y के फंक्शन, ये मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद यहां पर देखिए अब हमें क्या क्या हम यहां लिख सकते हैं, ध्यान देना। यहां पर जो z है, z की क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। यहां पर i जो है वो आयोटा है जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, तो x प्लस आयोटा वाई, ये तो z हो गया। अब एक चीज देखो, अगर z हमारा x प्लस आयोटा वाई है, ये जो कॉची रीमान इक्वेशन है ना, ये डिफरेंशियबिलिटी के फॉर्मूले से प्रूफ होगी, क्योंकि एक्चुअल में एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला देखो जरा क्या है। डिफरेंशियबिलिटी के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, इसमें z और डेल्टा z भी आ रहा है। ठीक है ना, z और डेल्टा z, तो z तो हमारा x प्लस आई वाई होगा। अब ये डेल्टा z क्या होगा, इसको भी लिखते हैं। अच्छा, डेल्टा को आप ऐसे भी बना सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, इसको आप डेल्टा दोनों वाले ये भी बना सकते हैं डेल्टा, और ये भी बना सकते हैं, दोनों ठीक है, डेल्टा z। ठीक, चलिए, तो हमें डेल्टा z और चाहिए, तो मैं यहां पर डेल्टा z लिखने जा रहा हूं। देखो जरा ध्यान से, ये तो हमारा z हो गया। अगर ये z है तो डेल्टा z कितना होगा, जरा ध्यान देना। अगर z x प्लस आयोटा y है तो डेल्टा z कितना हो जाएगा, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। ये होगी हमारे डेल्टा z की वैल्यू। तो हमारे पास z हमें पता चल गया x प्लस आई वाई है, डेल्टा z हमारा डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y है ना। चलिए, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये fz है, लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमें फॉर्मूले में चाहिए z प्लस डेल्टा z। fz तो है हमारे पास, डेल्टा z भी हमारे पास है, fz प्लस डेल्टा z और निकाल लेते हैं। चलिए, इसको भी लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं यहां पर लिखूंगा fz प्लस डेल्टा z। डेल्टा में ये वाला बना रहा हूं, दूसरा वाला भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। z प्लस डेल्टा z। अब देखो ये कितना होगा, जरा ध्यान देना। देखो fz हमारे पास u x कॉमा y है और i v x कॉमा y है। तो एक बात बताओ, अगर z में डेल्टा z ऐड होगा, यानी कि z में क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, z प्लस डेल्टा z हो गया, तो जो हमारा x है उसमें क्या होगा, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। y में क्या होगा, y प्लस डेल्टा y, और यहां पर भी x में x प्लस डेल्टा x और y में डेल्टा y ऐड हो जाएगा।
यानी कि जिस तरह से आपने जेड में ऐड करा उसी तरह से आप एक्स और वाई में भी ऐड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास आएगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ जेड में डेल्टा जेड ऐड किया तो यहां भी एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करेंगे और वाई में डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी, और यहां पर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई। ये हमारे पास हो गया जेड प्लस डेल्टा जेड। ये जेड था और जेड प्लस डेल्टा जेड हमारे पास आ चुका। अब हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला एफ डैश जेड, ठीक है ना, एफ डैश जेड। यहां पर जेड नॉट नहीं है, जेड है, ध्यान रखना जेड है। लिमिट यहां पर जेड है केवल, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है, इसको मैं अब यूज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। देखिए एफ डैश जेड फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, एफ डैश जेड क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। अब इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं और उसके बाद बहुत आसानी से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। देखो सारी वैल्यूज मैं पुट करने जा रहा हूं यहां पर, जरा ध्यान देना। एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड तो यही लिखा है ऊपर ही, चलिए इसको पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस माइनस एफ जेड कितना था, यू एक्स कॉमा वाई प्लस वी और आई भी है साथ में प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई। ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं और अपॉन में हमारे पास डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड कितना है, देखो डेल्टा जेड को ध्यान से देखो, डेल्टा जेड है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। देखिए ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग इस पे, है ना। सीआर इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। दूसरी बात, एग्जाम में एकेटीयू एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्टेट द कॉची-रीमान इक्वेशन या स्टेट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कॉची-रीमान इक्वेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में तो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 2 नंबर में आपको डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन अगर आपको ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको डेरिवेशन भी आएगा। चलिए अब आगे ध्यान देना, एफ डैश जेड इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करता हूं, अलग अलग कर लेते हैं। देखो कैसे, इसमें देखो ये वाला रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहां पर ये रियल है और ये इमेजिनरी है। हम क्या करेंगे, रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग कर देते हैं। तो चलिए रियल पार्ट को अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं, ठीक। चलिए मैं यहां पर ब्रैकेट लगा लेता हूं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, देखिए कितना आएगा। ये हमारा पहला वाला पार्ट रियल एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक। इसके साथ में रियल पार्ट कौन सा आएगा, ये वाला रियल पार्ट आएगा यू एक्स वाई, तो माइनस यू एक्स कॉमा वाई और अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। मैंने रियल पार्ट को एक तरफ कर दिया और अलग अलग भी कर दिया। अब बीच में आएगा प्लस साइन। अब इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, एक तो इमेजिनरी पार्ट ये और एक इमेजिनरी पार्ट ये, दोनों में आई आ रहा है, आई को मैं पहले बाहर कॉमन लिख लेता हूं आयोटा। इसको कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, जरा ध्यान देना, यहां पर बचेगा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ये तो हमारे पास बचा यहां से, और माइनस में ये बचेगा वी एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, इनको क्या, और अपॉन में फिर से इसके अपॉन में भी आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ठीक। इतना आ गया हमारे पास।
अब इनको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग मतलब देखिए ये हमारे पास लिमिट, इसमें भी लिमिट लगा देते हैं, इसमें भी लिमिट लगा, आप जानते हैं कि लिमिट को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम लिमिट को बिल्कुल अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस पे अलग लिमिट लगा देता हूं, इस पे अलग लगा देता हूं, तो दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। देखिए डेल्टा जेड की जगह आप दूसरा वाला डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, मुझे ये लिखने में आसान रहता है इसलिए मैं ये वाला बना रहा हूं। डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 इज इक्वल, यहां पर देखिए अलग कर रहा हूं इस पार्ट को मैं, तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई, और इसके अपॉन में आएगा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, प्लस इसको अलग कर देता हूं मैं अब, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, और इस पार्ट को अलग करेंगे, ये बचेगा हमारे पास आई, हमारे पास यहां पर है। और देखो आई जो होता है वो आयोटा कांस्टेंट है, इसको हम लिमिट के बाहर भी निकाल सकते हैं, आयोटा बाहर आ गया, कितना बचेगा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई, और यहां पर v हमारा बाहर कॉमन था, और अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, आयोटा डेल्टा वाई, ये हमारे पास आ गया। और ये जो इक्वेशन मेरे पास आई, इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। सिंपल हमने वैल्यू पुट की है, अलग अलग किया, इमेजिनरी पार्ट अलग और रियल पार्ट अलग, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जरा ध्यान देना यहां पर, इसके आगे देखिए, हाँ इसके आगे अब चलते हैं। अब यहां पर हम डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखिए ये जो हमारी लिमिट है, लिमिट ही तो है ना, ये लिमिट हम देखेंगे कि क्या अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो 100% ये डिफरेंशिएबल होगा, और अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो इसकी लिमिट अलग अलग पाथ के अलोंग अलग अलग होगी। तो मैं यहां पर 2 पाथ कंसीडर कर लेता हूं, और दोनों पाथ के अलोंग हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को इक्वल रख देंगे। क्यों, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हर पाथ के अलोंग लिमिट सेम होती है। तो चलिए अब मैं यहां पर यही करने जा रहा हूं, 2 पाथ हम यहां पर लेंगे, और दोनों पाथ सबसे आसान वाले लेंगे। सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग लिमिट लेते हैं। देखिए जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग लिमिट लेंगे तो आपके पास y यानी कि डेल्टा y 0 आएगा। अगर आप लिमिट एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, एक्स एक्सिस के, तो आपका y कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए अब इसको सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, जरा ध्यान देना क्या आएगा। अगर आप डेल्टा y को 0 पुट करने जा रहे हैं तो देखो डेल्टा y को 0 पुट करके आपको क्या मिलेगा, यहां ये 0 आ जाएगा, यहां पर ये 0 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, और यहां पर ये 0 आ जाएगा। तो ये जहां जहां डेल्टा y आ रहा है वहां वहां 0 पुट कर देंगे, और बाकी जो बचेगा हमारा उसको देखेंगे क्या आ रहा है। एफ डैश जेड इज इक्वल टू, देखिए लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूं, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, और यहां पर पहला ब्रैकेट है यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉमा, और यहां पर y प्लस डेल्टा वाई था तो केवल y बचेगा क्योंकि डेल्टा y तो 0 हो गया। उसके बाद यू एक्स वाई, वहां पर कुछ नहीं है तो माइनस का यू एक्स कॉमा वाई एंड डिवाइडेड बाई, देखिए नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, एंड डिवाइडेड बाई, ये डेल्टा वाई 0 हो चुका, केवल डेल्टा एक्स बचेगा, ये बचा मेरे पास डेल्टा एक्स ना, प्लस लिमिट डेल्टा, अच्छा एक चीज और, क्योंकि मैं डेल्टा वाई को 0 पुट कर चुका हूं, डेल्टा वाई को मैं 0 पुट कर चुका हूं, तो ये जो लिमिट है मेरे पास, क्योंकि जेड में एक्स और वाई दोनों होते हैं, लेकिन वाई 0 पुट हो चुका, तो लिमिट किसकी बचेगी, एक्स की, यानी कि यहां पर डेल्टा एक्स, यहां पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। चलिए यहां पर आ जाते हैं, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और यहां पर भी हम डेल वाई को 0 पुट करेंगे। कितनी जगह आ रहा है डेल वाई, यहां पर सेम है, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई। अच्छा इसमें बाहर हमारे पास आई भी है, लिमिट से पहले हमारे पास क्या है, आई है, ठीक है ना।
लिमिट से पहले हमारे पास आई है, ये ब्रैकेट, एक मिनट, यहां पर इस ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे पास v और ये आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हमें आयोटा को तो बाहर ही निकाल दिया था। चलिए अब देखिए, अब यहां पर जरा ध्यान देना, x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई और यहां पर एक्स वाई, और इससे पहले यहां पर आयोटा था, अपॉन में डेल्टा वाई को हमने जीरो पुट कर दिया है, तो डेल्टा वाई जीरो पुट कर दिया हमने, तो हमारे पास कितना बचेगा, डेल्टा एक्स बचेगा, ये बचा हमारे पास डेल्टा एक्स। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां पर ये वाला पार्ट क्या है, इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है जो अभी बताया था मैंने, देखो जरा ध्यान से। और यहां पर एक मिनट, इसको थोड़ा आगे करता हूं पहले मैं, यहां पर देखिए जरा, ये हमारे पास था लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहां पर अगेन ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला, देखिए किस चीज का फॉर्मूला, जरा ध्यान देना, देखो क्या लिखा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। देखो दो फॉर्मूले अभी मैंने आपको बताए थे, ये रहे, देखो वहां पर केवल h की जगह डेल्टा एक्स है, बाकी एज इट इज यही फॉर्मूला बन रहा है, वहां पर k की जगह डेल्टा वाई अभी आया नहीं, अभी तो यही आया है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखो f की जगह वहां u है, f की जगह क्या है, u है, h की जगह डेल्टा x है, इसका मतलब f की जगह u है, तो डेल u बाई डेल x लिख सकता हूं इसकी जगह पर, देखो जरा ध्यान से, यानी कि ये जो फॉर्मूला ये डेल u बाई डेल एक्स का है, इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं f डैश जेड इक्वल टू डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस, अब इधर आ जाओ, ये किसका फॉर्मूला है, ये डेल v बाई डेल एक्स का फॉर्मूला बन गया, क्यों, क्योंकि यहां पर केवल फंक्शन ही तो चेंज हुआ बस v, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, और आयोटा है साथ में, तो आयोटा एंड डेल v अपॉन डेल एक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखिए इसीलिए मैं ये डेरिवेशन आपको करा रहा हूं, इस फॉर्मूला अब मैं डायरेक्ट वहां लगाता तो आपको लगता पता नहीं कहां से ये फॉर्मूला आ गया, है ना, कहीं से नहीं आया, हमारा ये फॉर्मूला यहीं से आ रहा है, और ये जो मैंने ये दोनों फॉर्मूले लिखे हैं ये भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, ध्यान रखना क्वेश्चंस के अंदर इनको भी यूज करेंगे, ठीक है ना, इनका भी यूज होगा क्वेश्चन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लिमिट समझ में आ गया, तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डेल यू बाई डेल एक्स का फॉर्मूला है, ये डेल वी बाई डेल एक्स का फॉर्मूला है, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखिए अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अलोंग वाई एक्सिस, किसके अलोंग चलेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे, तो देखिए अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग जब आप चलेंगे तो आपको एक इक्वेशन और मिलेगी, जब आप वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो डेल्टा एक्स को जीरो रखेंगे, ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं क्योंकि हमें इसके यूज करना आगे, इक्वेशन वन ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसके अंदर। चलिए अलोंग वाई एक्सिस चलते हैं, देखिए वाई एक्सिस ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि अलोंग वाई एक्सिस, ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए देखो अब क्या करना है, जब आप वाई एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो डेल्टा एक्स को जीरो पुट करेंगे, तो आप अपने फॉर्मूले में जहां जहां डेल्टा एक्स आ रहा है वहां वहां जीरो पुट कर देंगे, देखो यहां डेल्टा एक्स है और यहां डेल्टा एक्स है, और नीचे यहां डेल्टा एक्स है और यहां डेल्टा एक्स है, इनको जीरो पुट कर देंगे, तो जीरो पुट करने पे देखो जरा क्या आएगा, नाउ एफ डैश जेड इक्वल टू, देखो कितना आएगा, लिमिट देखिए अगर आप डेल्टा एक्स जीरो पुट करेंगे तो अब लिमिट डेल्टा वाई की बचेगी, तो डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, यू एक्स, डेल्टा एक्स जीरो हो गया, एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइड में क्या बचेगा भाई, इस बार डेल्टा एक्स जीरो पुट कर रहे हो तो आयोटा डेल्टा वाई बचेगा, आई डेल्टा वाई, तो आयोटा डेल्टा वाई बच गया, ठीक, प्लस आगे चलते हैं, सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा उसमें आयोटा तो बाहर है, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई और माइनस वी एक्स कॉमा वाई, और अपॉन में बच गया मेरे पास, नीचे हमारे पास बचा है कितना,
देखिए नीचे हमारे पास बचेगा आयोटा डेल्टा वाई। अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखो यहां पर ये आयोटा से आयोटा तो कैंसिल आउट हो गया, इतना पार्ट बचा, यहां पर लेकिन आयोटा बचा है। अब इसमें अगर मैं आयोटा को हटा दूं, यानी कि हम इसमें से आयोटा को बाहर निकाल दें, तो यहां पर ये जो फॉर्मूला बचेगा, ये किसका फॉर्मूला बचेगा, अगेन ये फॉर्मूला बचेगा डेल यू अपॉन डेल वाई का, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, अब मेरे पास यहां पर क्या बनेगा, ये मेरे पास बचेगा एफ डैश जेड इक्वल टू ये बचा हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई, और इसमें बाहर आयोटा है तो 1 अपॉन आयोटा को मैंने बाहर कर दिया, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो डेल यू अपॉन डेल वाई है, प्लस यहां आयोटा से आयोटा कैंसिल हो चुका है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई। इसको और थोड़ा सा सही करके लिखेंगे अभी, देखिए अभी इक्वेशन 2 में इसको नहीं डाल रहा हूं। देखो अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, आयोटा नीचे आ रहा है, इस आयोटा को मुझे ऊपर लेके जाना है, तो क्या कर सकते हैं, आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर, इस वाले को, इसको अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करूंगा तो ऊपर आयोटा आ जाएगा, नीचे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, यानी कि इसको मैं और क्या कर सकता हूं, आगे लिख सकता हूं, देखिए ऐसे, इसको मैंने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से भी डिवाइड भी कर दिया, तो आई स्क्वायर हो गया नीचे, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो माइनस आई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये माइनस आई। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, देखिए जरा ध्यान से, देखो एफ डैश जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, प्लस में डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये हमारा यहां पर इक्वेशन एक और आ गई, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्म। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि ऑल, देखिए आपसे मतलब स्टार्टिंग में पूछेंगे कि भाई प्रूव करिए कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, और उसके बाद अगर वो एनालिटिक है तो आपको उसका डेरिवेटिव पूछा जाएगा। तो वो डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जिससे आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब चलो, अब देखो यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास दो इक्वेशन बनी, दोनों से ही हमने क्या निकाला, एफ डैश जेड निकाला। अब एक बात बताओ, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी जो लिमिट होगी वो हर पाथ के अलाउंग सेम होगी। तो यहां पर भी अगर आप देख रहे हैं तो एक्चुअल में हमने क्या करा, ये लिमिट की तो फाइंड आउट करी है भाई, ये लिमिट की ही तो वैल्यू है, ये क्या है, ये लिमिट की वैल्यू है। इसका मतलब चाहे हम एक्स एक्सिस के अलाउंग जाए चाहे वाई एक्सिस के अलाउंग जाए, लिमिट सेम होगी, यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो दोनों की राइट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहां लिखेंगे सिंस एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है। हमने स्टार्टिंग में मान लिया था कि ये एनालिटिक है, फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और अगर ये एनालिटिक है तो फिर हमारे दोनों चीजें इक्वल होंगी। पहले में क्या है हमारा, पहली इक्वेशन से हमें क्या मिला, पहली इक्वेशन से मिला डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, यही तो मिला, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स आयोटा प्लस इज इक्वल टू, यहां से क्या मिला, माइनस आयोटा, आयोटा वाली टर्म को बाद में लिख लेता हूं, तो डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखो यहां पर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आयोटा आ रहा है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आयोटा आ रहा है। और आप जानते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका मतलब इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, हेंस डेल यू अपॉन, जरा ध्यान से देखें, हेंस डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। दोनों का रियल पार्ट इक्वल लिख दिया मैंने, ठीक है ना, दोनों का रियल पार्ट क्या कर दिया, इक्वल लिख दिया। और इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट में ये पार्ट इसके इक्वल होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना, डेल यू अपॉन डेल वाई के साथ माइनस है, इसके साथ माइनस नहीं है, तो इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा।
देखो माइनस साइन इसके साथ था, मैंने उसके साथ लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और यही जो दोनों इक्वेशन है हमारे पास, इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम कहते हैं कॉची रीमान इक्वेशन। तो इन्हीं को हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखिए क्यों कराया मैंने ये डेरिवेशन मैंने इसलिए कराया जिससे कि आपको जो हमारा डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो, और इससे हमें क्या क्या मिला उनको जरा ध्यान देंगे। ये हमारे पास कॉची रीमान इक्वेशन है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट। इसके अलावा हमें एफ डैश जेड का, यानी कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है एफ जेड, तो अगर आपको उसका डेरिवेटिव पूछा है तो इस फॉर्मूले से भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो दो डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें मिल गए। दूसरी चीज हमारे पास आगे चल के 2 लेक्चर के बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, क्या वो ओरिजिन पे एनालिटिक है या नहीं है। तो जब ओरिजिन पे एनालिटिसिटी चेक करनी होगी तो उस केस में हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है ना। तो इन दोनों फॉर्मूलों का मैं वहां पर यूज करूंगा, तो आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि ये फॉर्मूले कहां से आ गए, ये फॉर्मूले यहीं से जाएंगे आगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे, इसीलिए मैंने इसका डेरिवेशन आपको कराया, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एन एनालिटिक, कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अभी अभी हमने कॉची रीमान इक्वेशन पढ़ी है, कॉची रीमान इक्वेशन जो होती है वो केवल नेसेसरी कंडीशन है, यानी कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी 100%। लेकिन अगर कॉची रीमान इक्वेशन किसी पॉइंट पर सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा। अब देखते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होगा कब। तो यहां पर हम पढ़ेंगे सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है जरा ध्यान दीजिए। सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इन ए रीजन आर, सभी पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो, इसके लिए ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली 2 तो सेम है, कॉची रीमान इक्वेशन, मतलब कॉची रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। एक्स्ट्रा देखिए क्या है इसमें, एक्स्ट्रा है इसमें ये थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है, ये वाला पॉइंट है। ध्यान देना जरा, इस पॉइंट पर फोकस करिए, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है। क्या कहा गया इस पॉइंट में, इसमें कहा गया जब आपकी कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बाद अब आपको ये चेक करना है कि जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव आपने फाइंड किए थे, कौन कौन से, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा। इनको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये चेक करना है क्या ये सारे डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हैं या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ आपको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ देख के बता देंगे आप कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चलिए तो ये बात समझ में आ गई होगी कि सफिशिएंट कंडीशन क्या है ना। तो कॉची रीमान के साथ साथ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक है, नहीं तो एनालिटिक नहीं होगा। अब आगे चलते हैं ना। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जिनको आपको याद रखना है, रिमेंबर आपको पता होने चाहिए। क्या है, पहले से ही पता है, सीआर इक्वेशन, सीआर कंडीशंस आर नेसेसरी, सीआर कंडीशन जो होती है वो नेसेसरी होती है, बट नॉट सफिशिएंट फॉर एनालिटिक फंक्शन, यानी कि सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है। सफिशिएंट क्या है, सीआर कंडीशन आर सफिशिएंट, ये सीआर कंडीशन सफिशिएंट हो जाएंगी कब, अगर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नोट मैंने नीचे लिखा है, जरा ध्यान देना क्या है। व्हेन ए फंक्शन एफ जेड इज नोन टू बी एनालिटिक, अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, क्या है, एनालिटिक है, तो इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इन द ऑर्डिनरी वे एज जेड इज अ रियल वेरिएबल। तो फिर आप उसको, उस एनालिटिक फंक्शन को, उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की तरह भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी मतलब ध्यान दीजिए क्या है इसका मतलब, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखो मैं यहां पर इसका मतलब आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब मैं यहां पर समझा रहा हूं, ऊपर ध्यान देना। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन दिया है एफ जेड, मुझे दिया एफ जेड इक्वल टू जेड क्यू, और मुझसे पूछा कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये वैसे ही डिफरेंशिएट हो जाएगा जैसे ऑर्डिनरी फंक्शन होता है 3z², लेकिन याद रखना ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जेड क्यूब एनालिटिक है। अगर एनालिटिक नहीं है तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा।
एनालिटिक फंक्शन को आप वैसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ जेड इक्वल टू साइन जेड है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है एफ डैश जेड, तो क्या हो जाएगा, कॉस जेड हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट का मतलब। अब हम आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको यहां पर आने चाहिए, वो मैंने यहां पर लिख दिए, ध्यान दीजिए क्या क्या है। इनमें से मैक्सिमम फॉर्मूला आप पहले से ही जानते हैं। साइन हाइपरबोलिक का पता है आपको, है ना, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक पहले हम बहुत यूज कर चुके हैं, है ना। साइन एक्स, ये दोनों फॉर्मूले भी हम यूज कर चुके हैं कहां पर, फोरियर सीरीज में। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज भी फोरियर सीरीज में और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज किया हमने। यूनिट नंबर 1 में हमने इनको यूज किया था। हाँ, ये फॉर्मूले हैं जो अभी आपने यूज नहीं किए। देखिए कौन कौन सा, साइन हाइपरबोलिक आई एक्स, देखिए साइन हाइपरबोलिक आई एक्स, आई साइन एक्स हो जाता है, आई बाहर आ जाता है, साइन एक्स बच जाता है। सिमिलरली साइन आई एक्स, इसमें आई बाहर आ जाता है और ये हाइपरबोलिक बन जाता है। देखो हाइपरबोलिक साइन में कन्वर्ट हो गया और जो साइन था वो हाइपरबोलिक साइन में कन्वर्ट हो गया और आई बाहर आ गया। इसी तरह से कॉस के भी है, कॉस हाइपरबोलिक आई एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस आई एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। इन फॉर्मूलों का मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, अभी हम इनको यूज करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहां पर मैंने लिखे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानते हैं, इनवर्स वालों का भी जानते हैं, लेकिन हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनका जो डिफरेंशिएशन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये बहुत आसान है। क्यों आसान है, देखो आसान इसलिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले साइन, तो साइन का कॉस हो जाएगा, देखिए यहां पर साइन हाइपरबोलिक है तो कॉस हाइपरबोलिक आ जाएगा, मतलब जो नॉर्मल होता है वही यहां पर भी है। देखो साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, टेन का सेक स्क्वायर हो गया। बस आपको हाइपरबोलिक लिख देना, बाकी फॉर्मूले वही है। एक अंतर है केवल यहां पर, क्या है कि वहां पर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था, लेकिन यहाँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स का प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स ही है। तो आप देखो क्या ध्यान रखेंगे, हाइपरबोलिक में पहले 3 का डिफरेंशिएशन तो वही होता है, केवल साइन का ध्यान रखेंगे कि पहले तीनों का साइन पॉजिटिव होता है और बचे बाकी 3 जो मैंने यहां पर नहीं लिखे हैं उन 3 का भी आप याद कर सकते हैं। कैसे, उन तीनों में माइनस साइन आ जाएगा, बाकी फॉर्मूले वही रहेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के होते हैं, बस तीनों में माइनस आएगा, ध्यान रखना। पहले तीनों में प्लस और बाद के तीनों में माइनस। उसके बाद ये 2 फॉर्मूले और हम आज यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन के, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, जैसे हमने वहां पर पढ़ते हैं ना साइन ए प्लस बी, वही फॉर्मूले ये है। और फॉर्मूले भी सेम उसी तरीके से है। देखो वहां क्या होता था, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सिमिलर यहां पर भी है, प्लस होगा तो प्लस आएगा बीच में, माइनस होगा तो माइनस आएगा। ऐसी कॉस में देखो, कॉस में वहां दोनों कॉस कॉस आते थे या साइन साइन आते थे, यहां पर भी वही लिखा है ना। बस प्लस होगा तो प्लस आएगा और माइनस होगा तो माइनस आएगा, यहां थोड़ा सा अंतर है, तो इस चीज को आप ध्यान दें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, और हमारा पहला क्वेश्चन जो है उस पर जरा ध्यान दीजिए। यूजिंग कॉची-रीमान इक्वेशन सो दैट, ये हमारे पास फंक्शन है और हमें कॉची-रीमान इक्वेशन का यूज करके ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये एनालिटिक है, इट इज एन एनालिटिक फंक्शन, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको मैं लिख लेता हूं, दैट इज एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब। ये मेरे पास गिवन फंक्शन है। कैसे प्रूव करेंगे इसको एनालिटिक, बहुत ध्यान से समझे, बहुत ही आसान है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ध्यान देना है। देखिए एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जेड की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूं कि जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई होती है, ये हमें सभी जगह पुट करनी होती है। तो मैं यहां पर जेड की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की होल पावर 3। अब यहां पर x प्लस आयोटा वाई की पावर 3 बन गया, यानी कि मुझे a प्लस बी का होल क्यूब यहां पर लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो क्या आ जाएगा, ध्यान दें, एफ जेड इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब, सभी लोग जानते हैं क्या होता है, a क्यूब, यानी कि यहां पर x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि 3x स्क्वायर और आयोटा y प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3a कितना x और b स्क्वायर मतलब आयोटा y का स्क्वायर, एंड प्लस b क्यूब, b क्या है यहाँ पर, आयोटा y और इसका क्यूब। ये a प्लस बी का होल क्यूब मैंने ओपन कर दिया, जो आप सभी जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b क्यूब। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं।
देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब है ना, और ये आ जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई, और यहां पर बचा मेरे पास आयोटा प्लस, अच्छा यहां पर देखो जरा प्लस 3, और ये प्लस नहीं बचेगा माइनस हो जाएगा, देखो क्यों, यहां पर आयोटा का स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 3x वाई स्क्वायर, समझ में आ गया, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, यहां पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 जब रखूंगा तो माइनस बन जाएगा ये, और यहां देखो कितना आएगा, यहां आयोटा की पावर 3 आएगी, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा होती है, ये सब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, ठीक है ना, तो इनको आपको सब ध्यान रखना है, आयोटा की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है। चलिए यहां आ जाते हैं, तो आयोटा क्यूब मतलब माइनस बनेगा यहां भी, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब बन जाएगा, आयोटा आएगा माइनस का और वाई का क्यूब आएगा। इसमें रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेते हैं, तो देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट, एक्स क्यूब रियल है, ये रियल है, 3x वाई स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, ये दोनों इमेजिनरी है, तो यहां पर मैं क्या आयोटा को कॉमन ले लेता हूं, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये मेरा इमेजिनरी, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब जरा यहां ध्यान देंगे, ये मेरी एफ जेड की वैल्यू आ गई, देखो अब इसमें हमारा जो एफ जेड होता है, एफ जेड कैसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एफ जेड कैसे लिखा जाता है, यू प्लस आयोटा वाई, आप कंपेयर करो जरा इससे, अगर आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो ये आपके पास u की वैल्यू होगी और ये आपके पास v की वैल्यू होगी, देखो कंपेयर करो उसके साथ, ये u हो गया, ये v हो गया, जो कि x y के फंक्शन है, तो आप यहां पर लिखेंगे हेयर u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और v इक्वल टू v कितना बनेगा 3x स्क्वायर वाई एंड माइनस का वाई क्यूब। तो हमारे पास u और v आ चुके हैं, अब हमें क्या करना है जरा ध्यान देना, देखो सिंपल सी बात है, इसको एनालिटिक प्रूव करना है, तो एनालिटिक प्रूव करने के लिए हमें कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि सारे पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हैं या नहीं है, तभी तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा। तो हमने अभी करा क्या है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके u और v निकाल लिया। तो जब भी आपको एनालिटिक प्रूव करना हो, पहले गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, उसको एक्स वाई में कन्वर्ट करो, है ना, और रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी पार्ट अलग करो, रियल पार्ट हमारा u हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हमारा v हो जाएगा, और उसके बाद इनका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, तो हमारे पास कॉची-रीमान इक्वेशन का प्रूफ आ जाएगा। देखिए कैसे, जरा ध्यान देना ना, मुझे क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, तो मैं पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेता हूं, देखो कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है कि आपको u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, और आप अच्छे से जानते हैं कि जब पार्शियल डेरिवेटिव होता है, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ के बाकी जो भी वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट होगा, तो यहां पर y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो देखो इसका मुझे पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और ध्यान रखना x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x क्यूब का तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, और यहां पर क्या है x का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3y स्क्वायर, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद डेल यू बाय डेल एक्स आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, अब इसको देखो जरा कितना आएगा, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा ना, डेल यू अपॉन डेल वाई, जरा ध्यान देना कितना आएगा, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यूब का 0 हो जाएगा, और यहां पर ये 6xy बचेगा, माइनस का 6xy, माइनस का 6xy। चलिए डेल यू बाई डेल एक्स भी आ गया, डेल यू बाई डेल वाई भी आ गया। अब हम v को करते हैं, अब हम निकालेंगे, देखिए जरा ध्यान देना, अब हमें कैलकुलेट करना है डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, भाई चारों डेरिवेटिव आप निकालेंगे पार्शियल, डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 6xy, और इधर से तो 0 आएगा क्योंकि y कांस्टेंट है। उसके बाद डेल v अपॉन डेल y, इसको देखते हैं कितना आएगा, जब आप इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे 3x स्क्वायर कांस्टेंट होगा, y का 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस y क्यूब का आएगा 3y स्क्वायर, और ये जो हमारे पास 4 इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखो,
पहली कॉची-रीमान इक्वेशन हमारी क्या होती थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। आप देख सकते हैं दोनों की राइट साइड इक्वल है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 हम कह सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहां से चलिए मैं यहां से चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, पहले यही पे लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। अगर आप 1 एंड 4 को ध्यान से देखें तो 1 एंड 4 की दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट भी इक्वल होगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई। बोलो बात समझ में आ गई? ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बना हमारे पास। अब आगे चलते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों की राइट साइड सेम है। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ माइनस साइन का है। किसका है? माइनस साइन का। इसका मतलब अगर मैं इसमें से ये माइनस हटा के इधर लगा दूं, इसमें से इधर लगा दूं, तो दोनों की राइट साइड सेम हो जाएगी, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यानी कि माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स हमें मिल जाएगा। और यही हमारी सेकंड इक्वेशन भी होती है। माइनस को बस दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो 2 एंड 3 से हमें क्या मिलेगा? जरा ध्यान देना। 2 एंड 3 हमें यहां से मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो मान के चलिए आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आसानी से। डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यही हमारी कॉची-रीमान इक्वेशन थी जो कि सेटिस्फाई हो गई है। क्या हो गई है? कॉची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई। तो अब हम क्या लिखेंगे? देखिए 10, तो पहली बात तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। कॉची-रीमान इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। कॉची-रीमान इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। और ये जो हमारे चारों पार्शियल डेरिवेटिव आए, अब जरा इनको ध्यान से देखो क्या है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये भी एक पॉलिनोमियल है। और आप अच्छे से जानते हैं और बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 12th में भी आपने पढ़ा है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? कॉन्टिन्यूअस होती हैं। ठीक है ना? तो आप क्या लिखेंगे? 10, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, 10 कॉची-रीमान इक्वेशन, 10 CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। CR इक्वेशन क्या हो गई है? सेटिस्फाई हो गई है। एंड all partial derivative are continuous। सभी पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है? क्योंकि पॉलिनोमियल आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब अब हम यहां से क्या कह सकते हैं? जरा ध्यान दीजिए, अगर सारे पॉलिनोमियल, सारे पार्शियल डेरिवेटिव हमारे कॉन्टिन्यूअस भी हैं, क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, तो अब हम क्या कह सकते हैं? हेंस जो हमारा गिवन फंक्शन था fz इक्वल टू जेड क्यूब, हेंस fz इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो हमारा जो fz है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है प्रूव करना, बहुत मुश्किल नहीं है। बस आपको क्या करना है? z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, फिर आप रियल पार्ट आपका u होगा, इमेजिनरी पार्ट आपका v होगा। आप u को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार v के रेस्पेक्ट में। और उसके बाद आपको अगर कॉची-रीमान इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कहेंगे कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक है। अगर कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप सीधे लिख देंगे कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है ना? एनालिटिक नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एनालिटिक होगा ही नहीं फिर तो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट द फंक्शन, देखिए यहां पर ये आपको एफ फंक्शन दिया, ये हमारे पास fz है, ध्यान देना क्या है? ये fz है। इस बार fz आपको पहले से एक्स वाई की फॉर्म में दिया, ये रहा मेरे पास fz। क्या करना है? इज होलोमॉर्फिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अब होलोमॉर्फिक क्या है? देखिए होलोमॉर्फिक एनालिटिक फंक्शन का ही दूसरा नाम है। एनालिटिक फंक्शन के 4 नाम थे, तो उसमें से यहां पर होलोमॉर्फिक लिख के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एनालिटिक ही प्रूव करना है।
तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या है, हमें यहां पर गिवन है एफ जेड, क्या गिवन है, एफ जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई, देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। देखिए अब आप अपने वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना तो थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। सब देखिए सभी क्वेश्चन को करने का जो स्टेप है वो सेम है। तो एक बार अपने आप ट्राई करें, नहीं समझ में आता तो फिर यहां पर देखें। तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप जरूर ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एफ जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई। तो आपको यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये रियल है और ये वाला इमेजिनरी है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको पता चल गए। तो यहां पर मैं लिखूंगा हेयर u इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई, ये रियल पार्ट, और v इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन वाई। तो मुझे रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स का पता चल गया है, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स का पता चल गया, दोनों पार्ट्स का पता चल चुका। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको मैं, ये जो फंक्शन हमारा लिखा हुआ है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखो ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स है और ये कॉस वाई और आयोटा साइन वाई, इसका फॉर्मूला मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं और इससे पहले भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत बार यूज कर चुके हैं। क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ई की पावर आई वाई, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये ई की पावर आई वाई का फॉर्मूला है। और यहां पर देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहां पर एक्स प्लस आयोटा वाई क्या होता है, ई की पावर जेड। अब जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था so that the function fz equal to e की पावर z is holomorphic and find its derivative। आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता था, ठीक है ना। तो इस केस में आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले ई जेड था तो आपको उल्टा चलना था, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखते, फिर अलग अलग करके ई की पावर एक्स और ई की पावर आई वाई लिखते और फिर ई की पावर आई वाई का फॉर्मूला लगा के ये लेकर के आते। तो मतलब इसी क्वेश्चन से एक ये दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि यहां पर इस क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड भी दिया जा सकता है। क्लियर हो गई मेरी बात। चलिए तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने आपको बता दिया है कि इस क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। चल आगे देखते हैं, ये आ गया हमारे पास u और v। अब हमें क्या करना, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं, सबसे पहले डेल u बाई डेल एक्स, यानी कि u को x के रेस्पेक्ट में करना है। तो e की पावर x, देखो cos y तो कांस्टेंट हो गया और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x cos y आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो चलिए इधर लिख देता हूं डेल u अपॉन डेल y। अब y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो जरा ध्यान देना, e की पावर x कांस्टेंट हो गया, cos y का माइनस का साइन y हो जाएगा, तो यह आएगा माइनस e की पावर x साइन y। उसके बाद u के तो दोनों हो गए, अब v के करेंगे, v का डेल v बाई डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल एक्स, x के रेस्पेक्ट में करेंगे v का, तो e की पावर x साइन y आएगा, e की पावर x साइन y। और इसी का अगर आप y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो डेल v अपॉन डेल y, देखिए डेल v अपॉन डेल y और ये हो जाएगा e की पावर x cos y। और हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं चार इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 4 देखो जरा ध्यान से फिर से, e की पावर x cos y, e की पावर x cos y, यानी कि इक्वेशन 1 और 4 की राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4। अगर आप 1 एंड 4 को ध्यान से देखें तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, यानी कि हमारी जो फर्स्ट कॉची रीमान इक्वेशन होती है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, वो सेटिस्फाई हो चुकी है फर्स्ट कॉची रीमान इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट सीआर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब आगे देखो, सेकंड पर ध्यान देते हैं, जरा ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3
2 और 3 को देखो जरा ध्यान से, ये 2 और 3 है। देखो यहां पर देखो दोनों चीजों की, दोनों की राइट साइड इक्वल है, केवल माइनस साइन का अंतर है, तो यही तो हमें चाहिए। माइनस साइन का अंतर है, इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल हो गई, बस माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन। तो हम कैसे लिखेंगे? डेल वी 2 और 3, हाँ ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। और ये हमारी सेकेंड सीआर इक्वेशन है जो कि सेटिस्फाई हो चुकी है। इसका मतलब सीआर इक्वेशन तो हमने सेटिस्फाई करा दी। अब बात आती है कि क्या ये चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हैं? देखते हैं। देखो क्या आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है e की पावर x cos y। आप जानते हैं कि e की पावर x जो होता है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहीं ब्रेक नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस चलता है। e की पावर x cos y का तो मैं आपको ग्राफ भी बनवा चुका हूं, cos y कहीं ब्रेक नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस है। हाँ अगर यहां पर tan y आ जाता ना तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि tan y 90 पे ब्रेक हो जाता है। तो e की पावर x भी कॉन्टिन्यूअस, cos y भी कॉन्टिन्यूअस, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। ये सब आपको लिख के बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लिख के बताना चाहे बता सकते हैं, लेकिन इतना सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया? एनालिटिक हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? 10 सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एंड, सीआर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, एंड all partial derivative are continuous। सारे पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हैं। अब अगर सभी पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हैं तो हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। तो मैं आगे लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे, hence fz is an एनालिटिक फंक्शन। fz कैसा फंक्शन हो गया? एनालिटिक हो गया। और कुछ पूछा था क्या? देखते हैं जरा। इसमें पूछा ऑल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। देखो सीधी सी बात है, ये फंक्शन fz इक्वल टू e की पावर z है, और e की पावर z का डेरिवेटिव e की पावर z ही होता है। देखो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि अगर आपका गिवन फंक्शन एनालिटिक है तो उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो जनरली सभी बुक में किया हुआ, हालांकि आप देखिए जब हमारे पास हमें मालूम है कि ये फंक्शन एनालिटिक है तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, e की पावर x, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन मैं एक बार आपको वैसे करा देता हूं जैसे सभी बुक में किया हुआ है ना, या सभी जगह जहां पर आपको मिलेगा किस तरह से मिलेगा, ध्यान देना जरा। देखो क्या कर सकते हैं आप, यहां पर आ जाइए वापस अपने फॉर्मूले पे। कौन सा फॉर्मूला? जो मैंने आपको अभी बताए थे, ये वाला f डैश जेड, इस वाले का यूज करेंगे। ये f डैश जेड, इस फॉर्मूले का यूज करिए, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, है ना। डेल यू बाय डेल एक्स ये सब आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इसी फॉर्मूले का मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमें f का इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो f डैश जेड हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे वी नो दैट, देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो सभी जगह आपको मिलेगा। देखिए क्या तरीका है, वी नो दैट f डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहां पर डेल वी अपॉन डेल एक्स है, डेल वी अपॉन डेल एक्स। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगा, डेल यू बाय डेल एक्स कितना है, पीछे आते हैं, ये रहा डेल यू बाय डेल एक्स, ई की पावर एक्स कॉस वाई, तो यहां पर मैं रख देता हूं ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स कितना था, डेल वी बाय डेल ई की पावर एक्स साइन वाई, ई की पावर एक्स साइन वाई, ई की पावर एक्स साइन वाई। चलिए अब क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं, इसमें से ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ई की पावर एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई।
ठीक, अब इसको आपको क्या करेंगे, अब यहां नहीं छोड़ेंगे इसको। देखिए जब भी आपको एफ डैश जेड पूछा जाए तो आपका आंसर जेड की टर्म्स में ही होना चाहिए। आपके अगर एफ डैश जेड पूछा है तो आपका आंसर जेड की टर्म में होना चाहिए, भले ही गिवन फंक्शन जेड की टर्म्स में हो या ना हो, आप आंसर जेड की टर्म्स में लिखेंगे। तो अब इसमें क्या करें, फॉर्मूला लगा दे जो अभी बताया था मैंने। ये ई की पावर एक्स है और यहां पर ई की पावर आयोटा वाई का फॉर्मूला बन गया। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो जरा ध्यान देखिए क्या आएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। और एक्स प्लस आयोटा वाई क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ई की पावर जेड हो जाएगा, जेड होता है, ठीक है ना। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो फॉर्मूले से भी ज्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूले से भी ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये क्या गिवन था आपको, ई की पावर जेड गिवन था, तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो ई की पावर जेड ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन को हम वैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है, और ई की पावर जेड जो है एक एनालिटिक फंक्शन है, इसलिए ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई की पावर जेड ही होना चाहिए था, और वही हमारा आया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द फंक्शन sin z इज एन एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। हमें यह प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है, और एनालिटिक प्रूव करने के बाद हम इसका क्या करेंगे। तो हमारे पास इस बार जो एफ जेड है वो कितना है, जरा ध्यान देंगे। एफ जेड, ध्यान दीजिए, देखिए प्रूव दैट द फंक्शन sin z इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो यहां पर हमारे पास जो एफ जेड है वो है sin z के, कितना है, sin z। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। z की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस आयोटा वाई, तो ये हो जाएगा sin x प्लस आयोटा वाई। अब यहां पर फॉर्मूला बन गया sin a प्लस बी का, तो हम यहां पर sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको ओपन कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सभी को याद है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। sin a मतलब sin x, sin a cos b होता है, sin a cos b यानी कि cos आयोटा वाई प्लस, ठीक है ना, sin x cos आयोटा वाई, sin a cos b हो गया, प्लस sin a cos b के बाद क्या आएगा, cos a यानी कि cos x प्लस cos x इंटू sin b, cos a, देखिए sin a cos b cos a sin b, तो ये sin आयोटा y हो जाएगा। अब यहां पर लगाएंगे हम फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले, जरा ध्यान दीजिए। sin x तो ठीक है, sin x तो ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास cos आयोटा y है। अब cos आयोटा y का फॉर्मूला क्या होता है, जरा वापस चलते हैं और एक बार आपको बता दूं cos आयोटा y का फॉर्मूला। देखिए यहां पर ये फॉर्मूले मैंने लिखे हुए, cos आयोटा y यानी कि cos आयोटा x, ये फॉर्मूला लगेगा, और ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x, यानी कि जहां पर cos आयोटा y लिखा है वहां पर आप cos हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं, ठीक है ना, cos हाइपरबोलिक x। तो यह आ गया cos हाइपरबोलिक x प्लस cos x, प्लस हमारा क्या है, cos x है। cos x के बाद sin आयोटा y है, और इसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो sin आयोटा y कहां गया, ये रहा, i sin हाइपरबोलिक x, यानी कि देखो साइन में क्या होता है, आयोटा बाहर आ जाता है, हाइपरबोलिक साइन में कन्वर्ट हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, और आयोटा आ जाता है बाहर। तो यहां पर हमें वही करना है, आयोटा को बाहर कर देंगे, तो आयोटा मैंने यहां लिख दिया, और ये हो गया साइन हाइपरबोलिक y। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको किया। अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखो हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया। यहां हमारा रियल और इमेजिनरी पता नहीं चल रहा था, अब हमें पता चल रहा है कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हेयर u इज इक्वल टू साइन एक्स और cos हाइपरबोलिक x, साइन एक्स cos हाइपरबोलिक x, और v कितना है, v इज इक्वल टू cos x और साइन हाइपरबोलिक y। अब इन फॉर्मूलों का मैं यूज करता हूं, इनका डिफरेंशिएट कर लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इनका। देखिए जरा कितना आएगा, ध्यान दें, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में। एक मिनट, हमारा यहां पर ये y है, यहां पर, यहां जरा ध्यान दीजिए, साइन एक्स कॉस आई वाई था ना, तो ये कॉस हाइपरबोलिक y हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक y, तो ये कॉस हाइपरबोलिक y होगा।
और अगर ये कॉस हाइपरबोलिक y हुआ, देखिए यहां पर कितना आएगा, हाँ यहां ध्यान दीजिए, कॉस हाइपरबोलिक y, ठीक है, यहां से ही है कॉस x और साइन, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, इसका पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स कितना आएगा, देखो x का साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस x और कॉस हाइपरबोलिक y, कॉस x और कॉस हाइपरबोलिक y, साइन का कॉस होता है डिफरेंशिएशन। चलिए डेल यू अपॉन डेल y, डेल यू अपॉन ये डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब डेल यू अपॉन डेल वाई को देखते हैं कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो साइन तो कांस्टेंट हो गया तो साइन x तो ऐसे ही आएगा। अब कॉस हाइपरबोलिक y का डिफरेंशिएशन कॉस का होगा साइन, तो साइन हाइपरबोलिक y। चलिए दो पार्शियल डेरिवेटिव आ गए ना, डेल यू अपॉन सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब जरा ध्यान देना, डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना है, इसको x के रेस्पेक्ट में करना, देखो यहां कॉस है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक y। उसके बाद डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, इधर आ जाइए, डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, और पहला वाला कॉस तो कॉस ही रहेगा, कॉस x और कॉस हाइपरबोलिक y। अब जरा कंपेयर करते हैं चारों इक्वेशन को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। दूसरी देखो सेकंड और थर्ड, दोनों की राइट हैंड साइड सेम ही है, बस माइनस का अंतर है, इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, यानी कि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई। तो अब हम आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4 से आपकी पहली वाली सी आर इक्वेशन आ जाएगी, तो 1 एंड 4 से आपको क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, जो कि हमारी पहली इक्वेशन होती है। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, देखिए थोड़ा बस फॉर्मूले पर ध्यान देना, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए 2 एंड 3 से देखिए क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिलेगा डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यही हमारी सेकंड सीआर इक्वेशन होती है, यानी कि दोनों की दोनों सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो क्या हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे चारों पार्शियल डेरिवेटिव हैं क्या वो कॉन्टिन्यूअस हैं, जरा देखते हैं। देखो साइन कॉस, चाहे साइन हाइपरबोलिक हो चाहे साइन सिंपल हो, सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं, साइन कॉस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और सभी में साइन कॉस आ रहा है, यानी कि ऑल पार्शियल डेरिवेटिव आर कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर अब आप आंसर लिख देंगे 10, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे 10, देखो एक मिनट, तो हमारे पास अब क्या आएगा, ध्यान देना जरा, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो 10 हाँ सी आर इक्वेशन, 10 सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशन जो हमारी सेटिस्फाई हो गई है, एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, और जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस हैं, आर कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस हैं, इसका रीजन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। चलिए तो ये हमारा, यानी कि यहां से अब मैं ये कह सकता हूं हेंस एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो हमारा जो एफ जेड है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, ये हम यहां से कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं, और क्या पूछा था देखते हैं। ऑल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर हम प्रॉपर्टी का ध्यान दें, हमने लिखा था नोट करके कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, तो साइन जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस जेड होगा। बाकी आप अगर बिल्कुल वैसे ही करना चाहते हैं जैसे आपका बुक में है या आपको उसी तरीके से क्लास में कराया गया है,
तो दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। आप क्या करेंगे, आप यहां पर ध्यान दीजिए, आप फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा वाई आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। और इसमें डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए क्या वैल्यूज हैं, जरा ध्यान देना। एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉस एक्स कॉस एच वाई है, कॉस एक्स और कॉस एच वाई प्लस आयोटा, और यहां पर डेल वी बाई डेल एक्स कितना है, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स है, यहां पर माइनस आएगा है ना, माइनस का साइन आएगा यहां पर, माइनस माइनस में कितना था, साइन एक्स साइन एच वाई, साइन एक्स और साइन एच वाई। अब यहां पर देखो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। यहां पर हमें इस माइनस साइन को हटाना है। यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए। देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी जैसा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला 100% कॉस का बनेगा। क्या बनेगा, कॉस का बनेगा। देखो क्या बनेगा ये कॉस का फॉर्मूला, एफ डैश जेड इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई। ये फॉर्मूला आपका यहां पर बनेगा। अब जरा ध्यान देना बनेगा कैसे, देखो बीच में क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, यानी कि यहां पर कॉस ए कॉस एक्स कॉस बी यानी कि यहां पर आयोटा वाई आएगा। अब जरा ध्यान देना, अगर जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखा रखे हैं, अगर आप उन गिवन फॉर्मूलों का यूज करोगे तो आप कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई की जगह पर आप लिख सकते हैं कॉस आई वाई। क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक वाई जो होता है वो कॉस आई वाई होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास है। माइनस, अब देखो माइनस नहीं आएगा यहां पर, अब यहां पर हम लिखेंगे प्लस। देखो प्लस क्यों लिखना है, देखो ध्यान देना, यहां पर अब हमारे पास कॉस ए कॉस बी हो गया, और यहां पर साइन ए साइन बी। अब जरा ध्यान देना, यहां पर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। एक मिनट, यहां पर वापस इसका फॉर्मूला लगाएंगे, जरा ध्यान देना, इसका फॉर्मूला हम वापस लगाएंगे। जब इसका फॉर्मूला वापस लगाएंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या था, साइन हाइपरबोलिक एच वाई का, साइन हाइपरबोलिक, तो इसमें क्या हो जाता है आपके पास, जो साइन हाइपरबोलिक एच वाई है ये आई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि साइन ए साइन बी बन जाएगा, और उसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आएगा साइन एक्स साइन आई वाई। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला बनेगा कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, एक मिनट यहां पर माइनस साइन ही है बीच में, हाँ ये माइनस नहीं होगा ना, ये फॉर्मूले से वहां पर ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, ध्यान दीजिए। और आप जानते हैं कॉस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, तो कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्मूला बन गया। और इसके बाद आप फाइनली लिख देंगे एफ डैश जेड इज इक्वल टू, इसकी जगह जेड पुट करेंगे तो कॉस जेड। तो देखिए आपका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके। तो देखो सीधी सी बात है, हमें साइन जेड दिया था, उसका डिफरेंशिएशन कॉस जेड ही आएगा। क्यों, क्योंकि गिवन फंक्शन एनालिटिक है। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ध्यान देना, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस आपको क्या करना है, जो प्रोसीजर है वो सब कुछ सेम है, बस केवल फंक्शन बदलते चले जाएंगे, उनका डिफरेंशिएशन बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रूव दैट द फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड लिखा है। इस बार हमें प्रूव करना है कि ये एनालिटिक है और इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं, पहले गिवन फंक्शन क्या है उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो है एफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, ध्यान देना इस बात, साइन हाइपरबोलिक है, और इसका हमसे डेरिवेटिव भी पूछा है। इसका डेरिवेटिव हम बता सकते हैं शुरू में, कॉस हाइपरबोलिक जेड आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब ये इसको मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, और जेड की जगह मैं लिखूंगा एक्स प्लस आयोटा वाई। फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, साइन ए प्लस बी, ये साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी है, तो सेम फॉर्मूला बनेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन ए कॉस बी, है ना। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई प्लस साइन ए कॉस बी हो गया, अब कॉस आ जाएगा, कॉस ए यानी कि कॉस एक्स, और कॉस यहां पर हाइपरबोलिक आएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक
आयोटा वाई। ये मैंने फॉर्मूले को ओपन किया। अब यहां पर हमें फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, और देखिए फॉर्मूले अप्लाई करके क्या आएगा जरा ध्यान दीजिए। एफ जेड इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई है। कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई को आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए जो हाइपरबोलिक होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में कन्वर्ट होता है, हो जाए। देखो यहां देखो एक बार और, जो आपका कॉस है, कॉस हाइपरबोलिक ये रहा, कॉस में कन्वर्ट हो गया, है ना। जिस तरह से साइन आपका होता है, साइन हाइपरबोलिक साइन में कन्वर्ट हो जाता है, बस आयोटा बाहर आ जाता है। तो सिमिलर हमारे पास ये दोनों फंक्शन यहां पर हम यूज कर लेंगे। देखिए तो यहां पर ये बनेगा आपके पास कॉस एक्स, यहां पर आ जाओ, प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक आई वाई का आई बाहर आ जाएगा, और यहां पर आपका बनेगा साइन वाई। कितना बनेगा? साइन वाई। अब इसमें आप देख सकते हैं आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गए हैं। ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूं। यू कितना आपके पास? साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस एक्स, और वी कितना है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई। तो ये हमारे पास आ गया u एंड v, और इसके बाद आपको मालूम ही है क्या करना है। इसके बाद इनका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए, डेल u अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो साइन हाइपरबोलिक, एक मिनट, साइन हाइपरबोलिक ये y है, यहां पर y है, ध्यान दें ये y है, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक आई वाई था ना, तो ये कॉस, हाँ कॉस हाइपरबोलिक आई वाई, तो हमारा क्या कन्वर्ट हो गया? कॉस वाई। तो यहां पर कॉस वाई आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब ठीक देखें, तो हमारे पास आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, तो इसको डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे, तो यानी कि साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हाइपरबोलिक एक्स और कॉस वाई। आगे चलते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखिए वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई हो जाएगा, तो माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई। और आगे चलते हैं, अब हम निकालते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो कॉस का साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई। और नेक्स्ट हमारे पास बचा डेल वी अपॉन डेल वाई। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का कॉस बन जाएगा, तो यहां पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स और कॉस वाई। अब यहां पर हम चार इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। देखिए 1 और 4 को अगर आप देखें ध्यान से, कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस वाई सेम है। इन दोनों को देखो, साइन हाइपरबोलिक साइन वाई सेम है। इसका मतलब 1 एंड 2 से पहली इक्वेशन सेटिस्फाई, और 2 एंड 3 से हमारी सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई। तो आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 4, सॉरी 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 से आपको क्या मिल रहा है, जरा ध्यान देना। 1 एंड 4 से आपको मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो पहली इक्वेशन आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, अगर आप 2 एंड 3 को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो हमारे पास आ गया डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से। ये लीजिए, तो हमारी सभी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल हो गया, डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल हो गया। नाउ तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो सीआर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। जरा ध्यान दें, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 10 सीआर इक्वेशन आर, सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। हमारी जो सीआर इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई हो गई हैं, एंड पार्शियल
डेरिवेटिव आर कॉन्टिन्यूअस, और सभी पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूअस। तो अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। हेंस एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। कैसा होगा? एनालिटिक फंक्शन होगा। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एनालिटिक है और स्टार्टिंग कहां से थी? साइन हाइपरबोलिक जेड था, है ना। तो देखिए हमें क्या गिवन है, जरा ध्यान देना। हमें गिवन था एफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। अब देखिए जो प्रॉपर तरीका है, जो मैं आपको बता, जो अभी तक मैंने दोनों तरीके से आपको कराया, उस तरीके से आप अपने आप करेंगे, मैं डायरेक्ट करा रहा हूं। एफ जेड साइन जेड के इक्वल है, और साइन जेड क्या है? तो आप यहां पर लिखेंगे सिंस साइन हाइपरबोलिक जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? एनालिटिक है। तो अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा जैसे रियल डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां से हम सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ डैश जेड इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो तरीका बुक में किया वो तरीका मैं आपको समझा चुका हूं। आप उस तरीके से करना चाहें तो आप वैसे ही कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाएं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको एनालिटिक प्रूव करने के लिए आप कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं। सबका करने का तरीका एक ही जैसा, आप देख सकते हैं मैं ये 5th क्वेश्चन कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस केवल फॉर्मूले वेरी कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। आपको C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। यहां पर देखो C1 भी दे रखा है और C2 भी दे रखा है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। और सच दैट द फंक्शन, अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, हाँ इसमें क्वेश्चन में बेटा मिसिंग है। एक बार मैं क्वेश्चन जरा क्रॉस चेक कर लूं, एक मिनट। एक बार क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है, एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूं। Find the value of C1 and C2 such that the function fz equal to x square plus C1y square minus 2xy plus iota C2x square माइनस, इसके बाद माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस यहां लिख रहा हूं मैं, इसके बाद है माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस C1y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आयोटा C2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ब्रैकेट क्लोज इज एनालिटिक, ये फंक्शन जो है एनालिटिक है, और आपको यहां से C1 और C2 की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब इसके बाद यहां से इसको करते हैं। देखिए इस बार आपको थोड़ा सा रिवर्स दिया है। क्या दिया है? आपको पहले बोल दिया कि गिवन फंक्शन एनालिटिक है और कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए, तो बहुत आसान हो गया भाई। जब आपका गिवन फंक्शन एनालिटिक है इसका मतलब यहां पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो आपको क्या करना है? चारों पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं और उनको इक्वेट कर देना है। जैसे आप इक्वेट करेंगे आपको C1 C2 की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए करते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सबको करने का तरीका एक ही जैसा है। सबसे पहले यहां पर मैं गिवन फंक्शन लिखूंगा, तो मुझे गिवन क्या है? एफ जेड इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस C1 वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आयोटा C2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस में 2xy। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। ठीक है ना, ये जो है हमारे पास गिवन फंक्शन। तो ये पार्ट हमारा क्वेश्चन का था, ध्यान देना, ये पार्ट जो है हमारा, ये इतना पार्ट क्वेश्चन का। ठीक है, ये चलिए अब जरा ध्यान दें। देखो इसमें साफ साफ आपका u अलग कर रखा है और v पहले से ही अलग कर रखा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको।
ये आपके पास u हो गया और ये आपके पास v हो गया। तो चलिए u और v को अलग अलग लिख लेते हैं। तो u कितना है जरा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस c1 वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और v कितना है, v को लिखेंगे c2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस में 2xy। ये मेरे पास आ गया c2। अब पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, यहां पर जरा ध्यान देंगे क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स होगा हमारे पास 2x, इसका एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। देखो यहां पर x है ही नहीं, कांस्टेंट है, इसका 0 आएगा और यहां से आएगा माइनस का 2y, तो ये हमारा हो गया माइनस 2y। क्यों? क्योंकि 2y कांस्टेंट और x का 1 हो गया। चलिए डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 और इसका करेंगे तो 2c1y हो जाएगा, 2c1y। अच्छा y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा 2x, तो माइनस का 2x। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, v का फाइंड आउट करना है, करते हैं। देखिए ना, डेल v बाई डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल एक्स कितना आएगा जरा ध्यान से देखें। ये रहा v हमारा क्या था, c2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy। चलिए यहां ध्यान दीजिए, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2c2x, 2c2x, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा और यहां से आएगा आपके पास 2y। और आगे चलते हैं, डेल v अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, देखो जरा डेल v अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 0 आ जाएगा, इसका आएगा माइनस का 2y, माइनस का 2y, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 2x आएगा, यानी कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं 2x, तो इसको 2x माइनस 2y भी लिख सकते हैं, जो यहां पर आ रहा था 2x माइनस 2y। चलिए हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 and equation number 4. Now since given function is analytic तो all CR equations are satisfied, है ना। तो आप यहां पर लिखेंगे since fz is analytic, ऐसा हमें given है, since fz is analytic, ठीक है ना, therefore it satisfied all, लिखने की जरूरत नहीं, it satisfies CR इक्वेशन। तो ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एनालिटिक है तो 100% करेगा। चलिए अब देखो जरा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 ऑलरेडी पहले से ही इक्वल है, ये तो ट्रू है ना। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जरा ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, सॉरी, फ्रॉम 1 एंड 4, अगर आप 1 एंड 4 को ध्यान से देखें तो 1 एंड 4 से हमें क्या मिल रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई। देखो पहली इक्वेशन से यही मिल रहा है और सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास, है ना। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक। और आगे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, अब जरा 2 एंड 3 को ध्यान से देखो, 2 एंड 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी इक्वल होनी चाहिए, और 2 है क्या, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए 2 एंड 3, लेकिन इक्वल कैसे होंगे अब जरा ध्यान देना, मैं दोनों को इक्वल रख देता हूं, 2c1y, 2c1y, देखो 2c1y माइनस 2x इक्वल टू, दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल होंगी क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, और 2c2x प्लस 2y। अब यहां से देखो 2 कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, c1y माइनस एक्स c2x प्लस y। अब यहां पर क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट x के इक्वल होगा, y का कोफिशिएंट y के इक्वल होगा, तभी तो ये दोनों बराबर आएंगे, तभी क्या होगा, दोनों बराबर आएंगे। तो पहले मैं इनको सही से लिख लेता हूं, माइनस एक्स प्लस c1y इज इक्वल टू c2x प्लस y।
अब यहां पर अगर आप कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट कंपेयर करिए। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे। तो देखो यहां पर x का कोफिशिएंट -1 है, वहां x का कोफिशिएंट C2 है, इसका मतलब C2 की वैल्यू आ गई -1, और यहां पर y का कोफिशिएंट C1 है और वहां y का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब C1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। और हमसे यही पूछा था, कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एनालिटिक है, आपको C1 C2 फाइंड करना है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव पूछ लेते तो आप क्या करते? डेरिवेटिव का फॉर्म, क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक है, एक तो आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, या दूसरा तरीका डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते, और फॉर्मूला लगाने के बाद उसको जेड में कन्वर्ट कर देते, x प्लस आयोटा वाई की जगह जेड पुट कर देते, तो आपका इसका डेरिवेटिव भी आ जाता। अब इसके बाद यहां पर आपके लिए डीपीपी है, जिसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 1/z है, इसको प्रूव करना है कि ये मैं चेक करना है कि एनालिटिक है या नहीं है। तो अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो एनालिटिक है, और नहीं होती है तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस, देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आया था 2022 में ही। क्या है? एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 2z बार, ये जेड का कॉन्जुगेट है, तो यहां पर x प्लस आयोटा वाई लिखना, और यहां पर x माइनस आयोटा वाई लिखना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना, uv आपके पास आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो एनालिटिक होगा, और आपको ये प्रूव करना है कि ये एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब 100% सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। और आगे चलते हैं, सो दैट अब यहां पर देखो जेड है और ये इसके बाद इसका मॉड है, मॉड जेड की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर पुट कर दें और रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें, और यहां पर भी आपको ये प्रूव करना है कि एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब 100% यहां भी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको एनालिटिक है या नहीं है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, और उसके ऊपर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको एनालिटिक का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको जरूरत है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।